सर जैसे क्राइम पे बात करी हमने, और आपने जैसे भोपाल की 2 स्टोरी सुनाई, जिसमें से एक स्टोरी आपने लगभग कंप्लीट कर ली। जी जी, भोपाल डायरीज के नाम से मैं फिल्म हाँ वो जी। है, ठीक है। तो अभी मतलब ये कब तक आप बनाना स्टार्ट करेंगे या? देखिए ये हाँ फिल्म जी। मतलब मान के चलिए अभी तो मेरा स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग हाँ जी। हुआ है। अब इसके बाद सबसे बड़ा जो हर्डल्स मेरे सामने आप खड़ा होने जा रहा है, आप सोच रहे होंगे फाइनेंस की बात करूँ, फाइनेंस नहीं, सबसे बड़ा हर्डल शुरू होगा कास्ट। कास्टिंग। उसके लिए परफेक्ट कास्टिंग हम्म। जो है, जो उसको मेरे कैरेक्टर को मतलब मेरे दृष्टि से यथार्थ में सेलुलाइट पर उतार सके स्क्रीन पर। तो और इसके पहले भी जैसे कि मैंने एक मेरा क्राइम ही विषय नहीं रहा, आपने कहा कि मैं क्राइम स्टोरी, मेरा क्राइम विषय हाँ नहीं जी। रहा। मैंने एक बहुत अच्छी हमारे यहाँ कल्चर है, राई, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड हाँ में राई जी। है, और बुंदेलखंड में कोई भी शुभ कार्य राई के बिना नहीं होता। अधूरा नहीं होता है, मतलब अधूरा अधूरा माना जाता है। हर मौसम मतलब महोत्सव में उनको बुला करके बेटियों को नचाने की परंपरा है, और उसके अंदर भी कुरीतियाँ आ गई हैं, उसके अंदर भी कुरीतियाँ आ गई हैं। किस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, किस तरीके से उन ब्रोनियों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस तरीके से उनके साथ, और उसको लेकर के बम्बई में किस तरीके से क्या हो रहा है, उस पर मैंने फिल्म की थी बाबूजी की बम्बई, जो हमारी समाज की बहुत बड़ी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि मुंबई में कमाठीपुरा, फारस रोड, जेबी रोड, बहुत सारी जगह हैं जहाँ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा होता है। और इस देश में हर रोज यूनिसेफ भी कहता है, यूनिसेफ के भी आंकड़े उठा के देख लें, या किसी भी नॉन गवर्नमेंट एनजीओ का आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो 150 से लेकर के 600 लड़कियां तक खरीद फरोख्त रोज होती है, 1 करोड़ 40 लाख की आबादी में। ये इतनी सारी लड़कियां, और मेरा मानना है कि इसमें 50% जो लड़कियां हैं वो बम्बई ही बेची जाती हैं। कुछ लड़कियां अपना क्या नाम है, सोनागाछी है, या नागपुर में गंगा जमुना है, या दिल्ली में जेबी रोड है यहाँ, लेकिन यहाँ कम है। ठीक है, क्योंकि आप ये जो कह रहे हैं, सोच रहा हूँ कि मैं कैसे, चूंकि मैंने भारतीय पतिता उद्धार संघ के लिए मैंने बहुत काम किया था कि वेश्याओं के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते, तो इसके लिए मैंने काम किया था, तो मुझे पता चला था कि कैसे कैसे क्या होता है। बम्बई में खैरनार साहब ने एक समय कहा था, म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, कि मैं मुंबई में 1 महीने के बाद कोठे बंद करा दूंगा। अच्छा। म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, बड़े तेज तर्राट अधिकारी थे। उन्हीं की वजह है कि आज मुंबई के जो 50% जो फ्लाई ओवर्स हैं उन्हीं की देन है कि उन्होंने सारे उसका प्लान आउट कैसे खाली हो, कैसे बनेगा, किस तरीके से, कहाँ से क्या होगा। हालांकि उसका बड़ा वो रहा था कि लता जी के घर के सामने से जो फ्लाई ओवर हुआ उसको भी नहीं उन्होंने एग्जाम में पास कराया था, उन्होंने नहीं सुना था, लता जी ने बड़ा वो किया था कि बनेगा तो नहीं, खैर वो अलग विषय। तो मुंबई में उन्होंने कहा था, लेकिन 30 दिन के बाद वो ऐसा नारी निकेतन उन्होंने बनवा भी दिया रहने के लिए। अच्छा, क्या करेंगे इनको, किस तरीके से हम, भाई इनको रोजगार भी देना पड़ेगा, बंद करा दोगे किसी औरत का धंधा बंद करोगे तो खाएगी क्या। भाई जो प्रोस्टिट्यूटेड गर्ल्स हैं, जो लेडीज हैं, उनका धंधा पेट से शुरू होता है, पेट के नीचे से शुरू होता है, तो वही है, तो खाएंगी, नहीं तो मर जाएंगी। तो उन्होंने कर दिया उनके लिए कि भाई जो भी करेंगे, लेकिन वो 1 महीना कर नहीं पाए थे, बल्कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। मुंबई में हर रोज मैंने आपसे जैसा बताया था कि इतनी सारी लड़कियां आती हैं, मान ले 200 भी लड़कियां आ रही हैं, तो ये सिर्फ इस कप में पानी डाला जा रहा है, लेकिन इस कप से पानी बाहर निकल नहीं रहा है। आखिर होगा ना, ये जो लड़कियां आ रही, जो भी आ रही हैं, तो ये इनमें से कोई बूढ़ी भी होना चाहिए, मरना भी चाहिए। आप किसी भी कोठे पे, जो कोठे बने हैं उसमें चले जाइए, 35 से ऊपर की लेडीज नहीं मिलेगी। अगर 100 लड़कियां एक कोठे के उसमें हैं, तो एक लड़की जो कोठे की मालकिन बनती है वो अपनी उम्र का 45 वर्ष देख पाती है। 45 वर्ष एक लड़की 100 में से। अच्छा। हाँ, एक कोठे की जो मालकिन होती है, जो चकला का मालकिन कहा जाता है, तो बाकी 99 कहाँ जाती है, ये भी तो बूढ़ी होंगी। किसी कोठे पे आपको बूढ़ी लड़की मिलती है? कभी नहीं मिलेगी, ये धंधा ही नहीं होगा। ये जाति कहाँ है, क्या किया जाता है इनके साथ? भाई जो जिंदा हुआ है, जो जन्म लिया है, वो मृत्यु भी होगी उसकी। किसी भी कब्रिस्तान में नहीं, किसी भी शमशान में इनका रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। आज भी बात बता रहा हूँ कि कहाँ जाते हैं। और ऐसे इसी पे मेरी फिल्म थी, जिसको बहुत सारे इश्यूज हो गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसको रोकने के बहुत सारे
तरीके भी किए गए, सेंसर बोर्ड ने बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे किए थे कि आप जो समस्या उठा रहे हो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है। मेरे को मैं सॉल्यूशन देने के लिए नहीं बैठा, बोले आप एज ए फिल्मकार आपको बताना होगा ना। तो मैंने कहा मैं वो फैंटेसी फिल्म नहीं बना रहा हूँ ना जिसमें एक हीरो आएगा। मैंने कहा एक समाज का मैंने कहा सिनेमा एक समाज का आईना, मैं वही दिखा रहा हूँ और एक कहानी के माध्यम से। आप कोई कहानी गलत लगती तो आप बताइए। तो जब ऐसी तो कहानियां मैंने एक सोशल इशू को उठाया था और एक बड़ा मुद्दा है, आज भी वो मुद्दा प्रश्न चिन्ह लिए वो खड़ा है, वो कल भी खड़ा रहेगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है कोई। एक बड़ा एक ज्वलंत समस्या है जो देश की कि आखिर जो जन्म लिया है उसको मृत्यु होना है, तो मृत्यु हो रही तो कब हो रही, और 35 के बाद कोई दिखती नहीं है। लड़कियां आ जाती हैं वहाँ 14, 13, 14 साल 15 साल में खरीद करके लाई जाती हैं, 20 साल की भी आती हैं, 26 साल की भी आती हैं, लेकिन जिस दिन वो 35 अधेड़ होने की अवस्था पाते उसके बाद वो कोठे पे नहीं मिलती। तो जैसे इस तरह की जो कहानियाँ आती है, अभी रिसेंट एक कहानी आई थी द केरला स्टोरी, राइट, तो उस पर बहुत क्या है अभी देश में हाँ थोड़ा जी, सा मैंने क्या बोला था कि हमारे देश में घट जाती है। एक स्टोरी आ गई हमारी सुनिए क्या नाम है अपनी ये कश्मीर फाइल। कश्मीर फाइल, हाँ, तो अभी उस टाइप की स्टोरियाँ बनने लगी। मैंने ये फिल्म अभी नहीं की थी, मैंने फिल्म की थी 2013-14 में। उस समय तो मैं जो हार्डल फेस किया हूँ, जिस तरीके से किया हूँ, मैंने उस फिल्म के लिए मैंने कंगना जी को भी अप्रोच किया था फिल्म के अच्छा। लिए। कंगना जी को भी अप्रोच किया, रंगोली उनकी सिस्टर से मेरी बातचीत हुई। तो क्या निकला फिर, मतलब उन्होंने क्यों नहीं कहा, क्या बातचीत हुई? एक्चुअली रिजेक्ट करने के पीछे बहुत सारे कारण, ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं था। कहानी उनकी बहन को भी पसंद थी, सारी चीज़ें हो बात चली थी, लेकिन उसी टाइम उनकी एक फिल्म जो मैं कहूँ कि क्वीन आ गई, जो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। हालांकि वो कहानी ही अलग थी और मेरी कहानी अलग थी। और फिर मेरे कुछ प्रोड्यूसर का फाइनेंशियली भी कुछ मुद्दा आ गया था बीच में, इस वजह से शायद कंगना उस फिल्म में होती तो मेरी फिल्म की हाइट कहीं और होती। और भी कुछ चीज़ें थी उस समय, जो मैंने बोला ना, जो आपको जब बड़े स्टार के लिए आप कितनी भी अच्छी कहानी क्यों ना हो आपके पास, तो जब तक प्रोडक्शन हाउस बड़ा नहीं हो या आप बहुत बड़े डायरेक्टर ना हो, तो हर आदमी कहीं ना कहीं एक पहली फिल्म तो होती है ना उसकी। वो इसी यही जब फिल्म में आया तो कोई ना कोई तो उसकी पहली फिल्म होगी, सभी उसकी 5वीं 6वीं फिल्म तो नहीं हो सकती। नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो खैर, तो उस वजह से कंगना जी उस फिल्म में मेरे नहीं आ पाई थी। और जो ठीक है, और लेकिन वो होता तो कहीं शायद ये मुद्दा आज कहीं और होता, शायद उसके बाद कई फिल्में और बनी होती, मेरे ही उस पर बनी होती। वो आज भी वो फिल्म अगर OTT या किसी पर हो जाए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगी। तो ये भी वजह है, हम जिस OTT को पिचिंग करते हैं वो कहते हैं ये तो हार्डकोर सब्जेक्ट है, इसको दिखाने से बहुत सारे बवाल होंगे, ये होंगे। उस टाइम मुझे मतलब बम्बई में ये भी मुझे धमकी मिली थी कि आप बम्बई में आएंगे नहीं। अगर बम्बई में आए तो मेरे प्रोड्यूसर को भी धमकी मिली थी, अच्छा, कि बम्बई अगर आप आ जाओगे तो वापस जा नहीं पाओगे। तो मतलब किसी लॉबी के थ्रू मिली या कोई गैंगस्टर या फिर कोई प्रशासन में किसी के बारे में, देखिए क्या है, मेरे को भी उसी फील्ड में काम करना है और कहा जाए ना कि समुंदर में रहे, नदी में रह के मगर से बैर नहीं लेना चाहिए। तो मुझे उस फील्ड में काम कर, चलिए एक ठीक है, मैं अगली फिल्म में अगले सब्जेक्ट से आऊँ, दूसरी चीज़ इशू को लेकर के आऊँ। मेरा जो जोनर रहा है, मेरा हमेशा वुमेन ओरिएंटेड पहले से रहा। ये पहली कॉमर्शियल फिल्म में, चूँकि अब क्या है कि हमेशा आर्ट नहीं चलता, दौर बदलता रहता है। आज मुझे लगता है कि जो चल रहा है समाज की धारा के हिसाब से, तो मैंने आज भी जो सब्जेक्ट रहा है भोपाल डायरीज, वो मेरी कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। बड़ी दुर्भाग्य घटना ये भी है कि उस फिल्म में जहाँ राजपाल जी थे, उस फिल्म के लिए मैंने नवाज जी को पिच किया था। अच्छा, हाँ, उस टाइम नवाज स्टार नहीं थे, नवाज जी कोई स्टार नहीं थे। नवाज जी मतलब वो थे और बड़े कॉमन उसमें थे। उनकी कहानी शायद शूट चल रही थी या उनको बाद में मिली, मैं उस पता मुझे नहीं हो। और मेरे प्रोड्यूसर को मैंने बोला भी, और सारी चीज़ें मतलब बातचीत भी चल रही थी, और मेरे प्रोड्यूसर को लगा कि यार ये मेरी फिल्म के लिए, तो मैंने उनको सब कन्विंस किया था। 3 लोग मेरे ऑफर में थे, कि एक सरकार सुबल सरकार करके था, और नहीं उड़िया फिल्म का हीरो है, वो हीरो था, वो था NSD के ही पास आउट थे। और पहले नंबर पे मेरी जो प्रायोरिटी थी वो नवाज जी थे। और चूंकि मेरे प्रोड्यूसर को लगा कि यार बहुत ज़्यादा वो डार्क हैं, बहुत ज़्यादा डार्क हैं, और हीरो के रूप में लोग, चूँकि उनकी कोई पर्सनैलिटी हीरो जैसी नहीं दिखती, हीरो नहीं जैसी थी नहीं। और मैंने कहा मुझे हीरो की जरूरत नहीं, हम जिस सब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं तो हमारी कहानी हीरो है, और जिस लड़की को ले रहे हैं वो हीरो होगी, वुमेन ओरिएंटेड। तो बोले नहीं। और नवाज की कोई फिल्म आई नहीं थी उस टाइम, बड़ी ऐसे कुछ था नहीं, लेकिन मुझे लगता था कि नवाज जी मतलब बड़ा लकीर खींचेंगे।
एक बड़ी लाइन खींची, वो खींची उन्होंने। आज सुपरस्टार। हाँ, आज स्टार है। तो मैंने बोला ना, मेरी एक हर फिल्म की एक नियति होती है, हर फिल्म की एक नियति होती है। मेरी फिल्म की नियति कोई बड़ी नहीं थी, तो शायद हो सकता है कि दोनों मेरे लिए इंसिडेंट ऐसे थे कि जो मेरे लिए, नवाज जी को अगर मेरे प्रोड्यूसर चाहते तो बिल्कुल परफेक्टली वो हो सकता था सब चीज़ें। मेरे मित्र थे मनोहर तेली, उन्होंने भी बड़ी उसके लिए फंडिंग करी, सारी चीज़ें करी, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर को वो नहीं रहा। और फिर उसके बाद हमने राजपाल जी को वो किया। अच्छा। हाँ, तो राजपाल जी तो खैर ऐसा वो मतलब उस टाइम स्टार से थोड़ा सा उतार पे थे ये। फिल्में कर रहे थे वो काफ़ी। हाँ, उस तो उस हाँ, फिल्में बहुत कर रहे थे। मतलब दोस्ती निभाई उन्होंने और वो फिल्म उन्होंने एक्सेप्ट की। और उस टाइम राजपाल स्टार से थोड़ा सा नीचे की तरफ उतर रहे थे। मतलब एक ग्राफ होता ना हर आदमी का, लाइफ पे जैसे कार्डियक होता है कि अप डाउन चलता रहता, तो उनका एक हाइट से थोड़ा सा नीचे उतर रहा था, हालांकि बीच में उतर गए थे, फिर वापस अभी उन्होंने हाइट पकड़ लिया। हाँ, वापस उन्होंने पिकअप तो कर लिया। तो ये कि मेरी फिल्म की नियति अगर होती, या तो मतलब नवाज जी होते तो कहीं और होती, या कंगना होती तो कहीं और होती। तो मेरी फिल्म की नीति की बात बोले, एक अच्छी कहानी, एक अच्छा इशू, एक अच्छा सारी चीज़ें, बस। तो कंगना के अगेंस्ट में आपने फिर किसे साइन किया था उसमें? हमने NSD से कर दिया था। अच्छा, ठीक है। तो सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि केरला फाइल जैसे आई थी, तो जब इस तरह का कोई टॉपिक आता है तो उसमें आई थिंक लॉजिकल जो चीज़ें हैं आपके पास एक प्रॉपर वो होने चाहिए, कि तर्क होना चाहिए कि आप इस तरह की चीज़ें बना रहे हो, तो उसका एक तर्क क्या था? तर्क नहीं होता, हाँ उसके जी। पीछे आपका रिसर्च वर्क होता है, तर्क नहीं होता, आपका एक रिसर्च वर्क होता है। आप कोई भी चीज़ कहते हैं, जब सिनेमा हाँ में जी। इतने सारे लोग देखते हैं तो क्रिटिक भी बैठे होते हैं, वो सारी चीज़ें पूछते हैं कि आपने जो ये आपने बात कर रहे हो, आज मैं जैसे आपसे बात कर रहा हाँ हूँ, जी। तो मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि भाई आप कोई भी चीज़ बोलने के पहले मुझे सोचना पड़ेगा। मैं अगर बोल रहा हूँ कि पब्लिकली ब्रॉडकास्ट होगा हाँ तो जी। 50 लोग क्या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। भाई आप किस आधार पर ये बात कर रहे हो। तो एक रिसर्च वर्क होता है। जो मैंने फिल्म बनाने के पहले मैं एक्चुअली सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता था। अच्छा, और गवर्नमेंट। हाँ, मैं मिनी PSC से मैंने टॉप किया था। मिनी PSC में मेरे को लेबर इंस्पेक्टर की भी नौकरी मिली, लेकिन नहीं, मैंने आर्टिस्ट की स्क्रिप्ट राइटर लिखने का बड़ा शौक था। और उस टाइम भारतीय पतिता उद्धार दल से जुड़ा भी हुआ था, और ये कर भी रहा था कि वेश्याओं के बच्चे क्यों नहीं, तो लोग बड़ा हेय दृष्टि से देखते थे मुझे, काम कर रहा भाई वेश्याओं के कोठे पे जा रहा होगा, ऐशो आराम करने के लिए जा रहा होगा, दिखावा करता है कि भाई मैं ये हूँ, राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ, डायरेक्शन करता हूँ। उस टाइम डायरेक्टर को कोई था भी नहीं, मेरी कोई पहचान भी नहीं थी ना, लोग मुझे जानते थे, है ना। तो वो भी बहुत सारी हर्डल्स मैंने फेस की हैं उस दौर में। तो मैंने 14 साल जब विदिशा रहा, तो मैंने एक ही चीज़ को पकड़ा कि जो बेड़नियाँ हैं, उनका कल्चर क्या है, किस तरीके से है, कैसे कैसे। फिर वहीं मुझे पता चला कि किस तरीके से उस दौर में दुबई के लोग, हर मतलब बोलूँगा, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा उस शब्द को इस्तेमाल करने के लिए, डिलीट कर दिया। बेड़नी जो अप्सरा कही गई, इंद्र की अप्सराएं हैं, जिन्होंने लव कुश के जन्म पर आकर के बधाई, जो लव कुश का जन्म हुआ बड़ा वीरान जगह हुआ, करीला में, हमारे विदिशा जिले, मतलब विदिशा और अशोकनगर की बॉर्डर में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और जब कोई नहीं था, सीता के जो बच्चे उत्पन्न हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में, तो कोई नहीं था, तो इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेजा था। उन्होंने आकर के वहाँ पर बधाई नृत्य किया और गाया, वही कालांतर में बेड़निया कहलाई। हाँ। तो जब बेड़निया है, तो जिस हम मैं आपको बात बताऊँ 92 के दशक में, घर देखो तो छोटे से घर हैं उनके, गाँव में जाओगे तो घर छोटे से घर हैं, घर में छोटी रहती है, लेकिन हर घर में VCR है, हर घर में कलर TV है। मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है यार, इतनी कमाई। पता चलता है कि बड़ी बहन किसी ठाकुर की कीप है, विकृति, मैंने बोला ना समाज में विकृति भी आई, ठाकुरों ने मतलब जो बड़ी हो गई जिसके साथ उन्होंने एक पर्दा पर वो हुआ, शादी नहीं करते थे, में माथा ढक देते थे, और आज से उनकी होगी, इसके बाद किसी और पुरुष के साथ नहीं सोएगी, उसका सारा खर्चा ठाकुर साहब उठाएंगे। तो ठाकुर साहब भी बड़े सियाने थे, बुंदेलखंड के जो हमारे ठाकुर है ना, हालांकि हर वर्ण में ठाकुर, उन्होंने क्या कि जो बंजर जमीन है ले 2 एकड़ जमीन रख दी उसके नाम, और सुना मैंने उनको वहाँ पे, हाँ, तो दे दिया उनको, 2 एकड़ दे दिया बंजर जमीन, उन्होंने किसी तरीके से उगाया, तो वापस भी ले दिया उन्होंने। ये भी हुआ। फिर क्या हुआ कि उस समय 90 के दशक में एक कल्चरल टूर जाता था विदेश में। 88 में मैं भी भारत महोत्सव में गया था, मॉस्को गया था, तो उस समय कल्चरल टूर जाता था विदेशों में सांस्कृतिक। तो उसमें क्या होता था कि दुबई जाने के लिए तो भाई डांसर होना चाहिए, तो ये क्या कहते थे कि हम एक संस्कृति उसके चक्कर में कल्चरल टूर लेके जा रहे हैं राजधानी के लिए,
बल्कि ये ले जाकर के उन लड़की को वहाँ बेचा जाता था उस टाइम पीरियड। अच्छा 90 दिन, 3 महीने, 4 महीने के लिए। बदले में जब वहाँ से आती थी तो टीवी VCR बड़ी चीज़ हुआ करती थी। टीवी VCR लोग किराए पे चला करते थे। टीवी नया रंगीन टीवी का आगमन था। टीवी तो 82 में आ गया था, लेकिन रंगीन टीवी बहुत बाद में शुरुआत, आम जीवन में बहुत बाद में आया। जब टीवी सस्ते हुए तब हर जीवन में आया। उसके पहले ब्लैक एंड व्हाइट ही 5-5 हज़ार के बिका करते थे। ब्लैक एंड व्हाइट डायनोरा का कोई भी 5-5 हज़ार का बिका करता था। पहले तो बहुत महंगे आते थे। हमें जब शुरुआत हुई थी तो जितने भी व्यक्तिगत पद में पता चला कि साहब वो आती हैं तो वो टीवी VCR लेके आई, वो घर में है। तो जो दूसरी लड़कियां होती थी उनको भी होता था कि मैं भी जाऊँ, तो उनसे धंधा शुरू करा दिया, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा आ गया उनके बीच में। और इस तरीके से फिर दुबई बंद हो गया तो इनको कमा ठीक पूरा मुंबई में बेचा जाने लगा। और जो फिर गई कॉन्ट्रैक्ट बेच कर, तो फिर वहाँ 3 साल 2 साल जो गई तो वापसी किसी भी बेड में चली गई। अच्छा बुंदेलखंड से जितनी भी लड़कियां गई हैं, चाहे वो कानपुर से गई हों, चाहे सांची के सूखा से गई हों, चाहे मतलब जहाँ जहाँ हैं इनके गाँव है, पठारी है, तो मैंने बहुत सारी जगहों में किया, सागर के पास है ना, तो वापसी भी नहीं की घर। हालांकि कुछ NGO ने काम भी करना शुरू किया, तो उसकी वजह से कुछ आंशिक रोक लगी है, आंशिक रोक लगी, पूर्ण रोक नहीं लगी है। अभी भी अनवरत जारी है। अच्छा अभी भी ये है, जारी है, समाज में है ये चीज़ें। तरीके बदल जाएंगे हर समय अनुसार बदलता है। अब मनुष्य जो है ना, जो कहावत है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, तो तरीका बदल जाता है सब। काम वही है, चल रहा है, चीज़ें आधुनिक हो गई हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभी भी है। अभी भास्कर ने कुछ टाइम पहले अखबार में छपा था, कितनी महिलाएं रोज जाती, इतनी महिलाएं गायब, कहाँ जा रही हैं, सबको सब पता है। लेकिन ये मुद्दा नहीं है। लेकिन जैसे अपन बात करें तो इस तरह की चीज़ें उठती नहीं है, तो उसमें हो सकता है कि मतलब हाँ, वही उठाने के लिए हमारे बीच से ही किसी को पैदा होना पड़ेगा ना। जैसे आपने कुछ NGO ने काम किया, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन वो आखिर में हताश हो जाते हैं, क्योंकि जो माफिया इतना हावी है, इतना पैसा है उसके पास, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप एक दिन हताश हो जाते हो उनके आगे। क्योंकि जब इस तरह का टॉपिक अगर कोई इस तरह में फिल्म बनाने की कोशिश करता है, हाँ जी, घोषणा तो कर दी कि वेश्याओं के बच्चे माँ का नाम कंपलसरी। आजकल स्कूलों में अब वापस भी हो गया कि अब बच्चे से क्यों नहीं पढ़ पाते थे। कारण ये निकला था उस टाइम 90 की बात बता, 90 से 92 में ये भारतीय पंचायत सुधार संघ का जो नियम पारित हुआ 92 कि वेश्याएं जब अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते तो स्कूल में पूछा बाप का नाम बताओ, तो बाप का नाम कहाँ से बताओ। तो ये नियम पारित किया गया, किसी भी स्त्री से अगर वो ना बताना चाहे तो एडमिशन के समय या कहीं पर भी उसके बच्चे का बाप का नाम कंपलसरी ना माना जाए, उसको छोड़ दिया जाए। अब हमारे 10th 12th में भी यूपी बहुत सारी जगहों पर लागू हो गया कि भाई माँ का नाम ही पड़े। अब माँ का नाम आने लगा है, बाप का नाम सेकेंडरी हो गया। कई जगह तो बाप का नाम मार्कशीट में रहता भी नहीं, माँ का नाम कंपलसरी हो गया। तो सर मैं आपसे यही पूछ रहा था कि जैसे जब लड़ाई थी, एक लड़ाई सक्सेस हुई, लेकिन अभी भी जो ग्रामीण लड़ाई है वो सफल नहीं है, वो अनवरत जारी है।